महाजनी सभ्यता। हंस के एक लेख में आज की सभ्यता का विश्लेषण करते हुए प्रेमचंद ने उसे महाजनी सभ्यता कहा था। इस युग के पहले जागीरदारी सभ्यता थी, जिसमें अनेक दोष होते हुए काफी गुण भी थे। बलवान भुजाएं और मजबूत कलेजा तब जीवन की आवश्यकताओं में थे। राजा और सम्राट जनसाधारण को अपने स्वार्थ साधन और धन शोषण की भट्टी का ईंधन न समझते थे। लेकिन नई सभ्यता में पैसे का स्थान सर्वोपरि है। साम्राज्यवाद का आवश्यक गुण मजबूत कलेजा और बलवान भुजाएं नहीं है। उसके लिए बुद्धि का धन संचय के लिए उपयोग तथा मौन आज्ञा पालन आवश्यक है। इस सभ्यता ने समाज को दो अंगों में बांट दिया है, जिनमें एक हड़पने वाला है, दूसरा हड़पा जाने वाला। इस महाजनी सभ्यता का अंत हुआ है केवल रूस देश में, और जो समाज व्यवस्था का उस देश के लिए हितकार हुई है, वो हिंदुस्तान के लिए भी हो सकती है। इस लेख से साफ मालूम होता है कि जागीरदारी सभ्यता के प्रति प्रेमचंद के हृदय में थोड़ा बहुत स्नेह बाकी है। वो स्नेह उस पुरानी सभ्यता के ध्वंस के वर्णन में, उसके रहे दहे स्मारक, कुछ उदार जमींदारों, ताल्लुकदारों और बिगड़े रईसों के चित्रण में हमें देखने को मिलता है। यहां पर उनका दृष्टिकोण एक ठेठ किसान का है, जो स्वाभाविकता नए युग के शोषण से व्याकुल होकर पिछले युग के सुख स्वप्न देखता है। और यह केवल कल्पना नहीं, प्रेमचंद ने गांवों में रहकर देखा था कि पुरानी सभ्यता में पला जमींदार उतना भयंकर नहीं होता जितना कि वर्तमान सभ्यता के संपर्क में आया हुआ उसी का दूसरा जाति भाई। प्रेमाश्रम में प्रभाशंकर और उनके स्वर्गीय भाई इसी पुरानी जागीरदारी सभ्यता के जमींदार थे। राय, कमलानंद और ज्ञान शंकर नई सभ्यता के संपर्क में आए हुए नई श्रेणी के जमींदार हैं। वर्ग संघर्ष तो पहले भी था, परंतु तब देवता के आसन पर पैसे को न प्रतिष्ठित किया गया था, इसलिए शोषण इतना कटु न था। आज सामाजिक व्यवस्था बदल गई है। जागीरदारी सभ्यता का अंत हो चुका है। नई सभ्यता ने व्यापार को अपना ध्येय बनाया है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आगे बढ़कर दूसरों का सरताज बनना चाहता है। इसीलिए बड़े बड़े खानदानों में जो अपनी इज्जत का एक विचार लोगों को नंगा नाचने से रोके रहता है, वो अब मिट गया है। उसकी जगह धोखेबाजी ने ले ली है। लोग कोशिश ये करते हैं कि इज्जत रहे चाहे जाए, जेब किसी तरह पैसों से भर जाए। नई सभ्यता के नए बड़े आदमियों से कहीं ज्यादा इज्जत आबरू का ख्याल गांव में गरीब किसानों को है, जो अपनी काल्पनिक आन के लिए सूद पर रुपए लेते लेते आखिरकार मिट जाते हैं। परंतु यही बात जागीरदारी सभ्यता के धनसावशेषों अर्थात पुराने राजाओं रईसों के प्रति हमारे हृदय में सहानुभूति उत्पन्न करती है। गरीब किसानों में अंधविश्वास बन जाती है और हमें उनकी मूर्खता पर दया आने लगती है। प्रेमचंद ने आधुनिक सभ्यता को महाजनी सभ्यता के नाम से कुछ रूस या समाजवाद पर 2-4 पुस्तकें पढ़कर ना पुकारा था। उन्होंने बहुत पहले अनुभव किया था कि किसी समाज की सभ्यता उसकी भीतरी व्यवस्था पर निर्भर करती है। ये संतोष की बात है कि उन्होंने जिन सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की है, उनकी जड़ भी उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में ही खोज निकाली है। इसलिए प्रेमचंद का विश्लेषण छिछला और सुधारवादी न होकर क्रांतिकारी और सामाजिक व्यवस्था की जड़ पर ही आघात करने वाला हो जाता है। उन्होंने बहुत पहले सेवा सदन में वेश्याओं के बारे में लिखते हुए एक महाजनी सभ्यता पर, जिसके कारण आज का पतित वैश्य जीवन संभव हुआ है, चोटें की थी। उन्होंने कुंवर अनिरुद्ध सिंह के मुंह से कहलाया था, हमें वैश्याओं को पतित समझने का कोई अधिकार नहीं, ये हमारी परम धृष्टता है। हम रात दिन जो रिश्वतें लेते हैं, सूद खाते हैं, दीनों का रक्त चूसते हैं, असहायों का गला काटते हैं, कदापि इस युग नहीं है कि समाज के किसी अंग को नीच या तुच्छ समझे। सबसे नीच हम हैं, सबसे बड़े पापी, दुराचारी, अन्यायी हम हैं, जो अपने को शिक्षित, सभ्य, उदार और उच्च समझते हैं। हमारे शिक्षित भाइयों की ही बदौलत दाल मंडी आबाद है, चौक में चहल पहल है, चकलों में रौनक है। ये मीना बाजार हम लोगों ने ही सजाया है, ये चिड़ियां हम लोगों ने ही फंसाई हैं, ये कठपुतलियां हमने ही बनाई हैं। जिस समाज में अत्याचारी जमींदार, रिश्वती राज कर्मचारी, अन्यायी महाजन, स्वार्थी बंधु आदर और सम्मान के पात्र हों, वहां दाल मंडी क्यों ना आबाद हो। हराम का धन हरामकारी के सिवा और कहां जा सकता है। जिस दिन नजराना, रिश्वत और सूद दर सूद का अंत होगा, उसी दिन दाल मंडी उजड़ जाएगी, ये चिड़ियां उड़ जाएंगी, पहले नहीं। यही महाजनी सभ्यता है। जमींदार अत्याचारी है, राज कर्मचारी रिश्वतखोर है, महाजन अन्यायी है और भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है।
प्रेमचंद ने महाजनी सभ्यता के इन स्तंभों को जमींदारों, राज कर्मचारियों और महाजनों को उधेड़ उधेड़ कर हमारे सामने उनकी विवत्सता में खड़ा कर दिया है, जिससे हम अपनी सभ्यता की इमारत ढहाकर उसकी जगह एक नई इमारत बनाने के लिए बाध्य हों। कर्म भूमि में अमरकांत सलीम से जलसे में आने और पश्चिमी सभ्यता पर बोलने को कहता है। सलीम कहता है कि उसे पश्चिमी सभ्यता की बुराइयां नहीं मालूम जिन पर वो बोले। अमरकांत कहता है, एक तो ये तालीम ही है, जहां देखो वहीं दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्मी की दुकान, सेहत की दुकान। इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। सलीम ने चाहे ना कहा हो, पर प्रेमचंद ने कहने में कोई कसर नहीं रखी। स्वाभाविक था कि उनका रोष पश्चिमी शिक्षा पर प्रकट होता। कर्म भूमि के आरंभ में ही उन्होंने लिखा था, कचहरियों में पैसे का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है, उससे कहीं कठोर कहीं निर्दय। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वही हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी था, शिक्षालयों में भी है। अध्यापकों की मेजों पर रुपयों के ढेर लगे हैं, चारों तरफ खनाखन की आवाजें आ रही हैं। सराफे में भी रुपए की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा हुआ है। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा को बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य ही क्या है। महाजनी सभ्यता को जीवित रखने वाली ये इस युग की शिक्षा है। यद्यपि प्रेमचंद ने पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा को बहुधा खरी खोटी ही सुनाई है, फिर भी उनका विरोध उसी शिक्षा से था जो महाजनी सभ्यता की पोषक है। पश्चिमी शिक्षा का एक रूप हमें प्रेम शंकर में भी देखने को मिलता है, जो प्रेमाश्रम में उनके आदर्श नायक हैं। ये शिक्षा जब जागीरदारी सभ्यता के वारिसों को मिलती है तो ज्ञान शंकर से व्यक्तियों का जन्म होता है, जो प्रजा से पैसा खींचने में किसी प्रकार की भी रियायत नहीं कर सकते। ज्ञान शंकर का जन्म उस कुल में हुआ था जिसने अपने को मर्यादा के पीछे मिटा दिया था। नई शिक्षा ने उन्हें सिखाया था कि जीवन एक संग्राम है और इसमें जो दूसरों पर दया दिखावेगा वो मिट जाएगा। जीवन का अर्थ है दूसरों को मारकर जीवित रहना। ऐसे संघर्ष में आत्मत्याग और दया के लिए गुंजाइश कहाँ? धनी वर्ग के लड़के जब यही शिक्षा पाते हैं तो उनमें कर्म भूमि के सलीम और प्रेमाचरम के ज्वाला सिंह से हुक्काम निकलते हैं, जो हाकिम नहीं बनते। वे डॉक्टरी, वकालत आदि करते हैं और वे सभी महाजनी सभ्यता के स्तंभ हैं। मध्य वर्ग के लोग अंग्रेजी पढ़कर दफ्तरों में गुलामी करते हैं। सेवा सदन में सदन सिंह जब नौकरी खोजने निकलता है तो उसे अपनी शिक्षा का अभाव खटकता है, साथ ही वो उस शिक्षा का मूल्य भी आंक लेता है। मेरा चरित्र उच्च ना सही पर बहुतों से अच्छा है, मेरे विचार उच्च ना हो पर ऐसे नीच नहीं, लेकिन मेरे लिए सब दरवाजे बंद हैं। मैं या तो कहीं चपरासी हो सकता हूँ या बहुत होगा तो कांस्टेबल हो जाऊंगा। बस यही मेरी सामर्थ्य है। ये हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है। हम कैसे ही चरित्रवान हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही विचारशील हो, पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने से उसका कुछ मूल्य नहीं। हमसे अधम और कौन होगा जो इस अन्याय को चुपचाप सहते ही नहीं बल्कि उस पर गर्व करते हैं। इस तरह विदेशी सभ्यता ने महाजनी सभ्यता की जड़ें हमारे समाज में मजबूती से जमा दी हैं और इसलिए प्रेमचंद उसका विरोध करते हैं, इसलिए नहीं कि वो विदेशी है। पुरानी सभ्यता अपनी पुरानी सामाजिक सभ्यता के साथ मिट गई है, उसमें कुछ दम नहीं है। बहुत से बहुत उसके लिए सहानुभूति के 4 आंसू गिराए जा सकते हैं, परंतु नई सामाजिक परिस्थितियों के लिए ये बेकार है। नई शिक्षा एक नई सभ्यता को पोषित कर रही है और इस सभ्यता की भित्ति स्वार्थ पर है। अंग्रेजों ने आकर हिंदुस्तान में एक नई शिक्षा फैलाई और उससे महाजनी सभ्यता की जड़ जमी। साथ ही वे अपने साथ नए उद्योग धंधे भी लाए, जिन्होंने देशी उत्पादन के साधनों में क्रांति कर दी। महाजनी सभ्यता का आधार ही वास्तव में आधुनिक व्यापार है और इस व्यापार का स्वभावतः नए उद्योग धंधों से घनिष्ठ संबंध है। रंगभूमि में प्रेमचंद ने यही संघर्ष चित्रित किया है। एक ओर नया व्यापार और नया धंधा है, दूसरी ओर पुरानी सभ्यता और पुराना सामाजिक आदान प्रदान। इन दोनों के संघर्ष में पड़कर पुराना जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है और एक गांव का गांव ध्वस्त हो जाता है, उसके साथ ही शहर के और बहुत से लोग भी। रंगभूमि में नए व्यापार का विरोध वो उन्हीं कारणों से करते हैं जिनसे उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया था। नया उद्योग और नया व्यापार पुरानी सभ्यता के दोनों अंगों को, किसान और जमींदार को निकम्मा बना देता है। एक मजदूरी करता है, अपने पुराने बंधनों से अलग होकर पतन के समुद्र में बह चलता है,
दूसरा अपनी खानदानी बातें भूलकर कारखानों में हिस्से खरीदता है और पहले से भी अधिक भयंकर शोषक बन जाता है। जॉन सेवक सूरदास की जमीन पर कारखाना बनवाना चाहते हैं। सूरदास उन्हें जमीन नहीं देना चाहता। ना देने के उसके पास बहुत से कारण हैं। जमीन से कुछ पैतृक प्रेम है, उसके बाप दादों का नाम चलता है, कुछ अपनी यादगार में वहां बनवा कर छोड़ भी जाना चाहता है, लेकिन व्यक्तिगत कारणों के होते हुए भी जमीन को ना बेचने में वो सामाजिक लाभ भी देखता है। एक तो जब तक वह परती पड़ी है उसमें गांव के गोरू चरते हैं। इसके सिवा जब वहां कारखाना बन जाएगा और वो भी सिगरेट का, तो गांव में अनाचार का ठिकाना न रहेगा। लेकिन जॉन सेवक जो एक नए व्यापारी, देश के नए पूंजीपतियों के प्रतीक हैं, इन सब दलीलों को कोरी भावुकता समझते हैं। अपने कारखाने की सामाजिक उपयोगिता सिद्ध करने के लिए उनके पास कम तर्क नहीं है। हमारी जाति का उद्धार कला, कौशल और उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट के कारखाने से कम 1000 आदमियों के जीवन की समस्या हल हो जाएगी और खेती के सिर से उनका बोझ टल जाएगा। जितनी जमीन को एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेकारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देगा। कुंवर भगत सिंह को संदेह होता है कि तंबाकू की खेती से अनाज महंगा हो जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। जॉन सेवक इसका सीधा उत्तर देते हैं, व्यवसायी लोग इन गोरख धंधों में नहीं पड़ते। उनका लक्ष्य केवल वर्तमान परिस्थितियों पर रहता है। हम देखते हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रुपए की सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोकें। इसके बगैर हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता। आर्थिक जीवन के पनपने का सही मतलब क्या है? जॉन सेवक कुंवर को कारखाने से फायदे का एक सब्ज बाग दिखाते हैं। पहले ही साल 25% मुनाफा होगा। अगर कोई देवी बाधा पड़ भी गई तो 20% तो कहीं गया नहीं है। नतीजा ये होता है कि वही कुंवर साहब जो तंबाकू से देश के नुकसान होने की बात सोच रहे थे, अब एकदम 500 हिस्से लेने को तैयार हो जाते हैं। आज के व्यवसाय का यही रूप है। व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे मनुष्य समाज के हानि लाभ की चिंता नहीं करता। जॉन सेवक की आत्मा भी उन्हें धिक्कारती है। तुमने देश की व्यावसायिक उन्नति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न किया है। जॉन सेवक का उद्देश्य है नफे का बड़ा भाग किसी न किसी हीले से अपनी जेब में हवाले करना, लेकिन अपने कार्य की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए और विरोधियों के तर्क को खंडित करने के लिए उनके पास भांति भांति के अस्त्र हैं। नायक राम पंडा को समझाते हैं कि उनके यात्रियों के लिए सड़क के किनारे खपरेल के मकान बनवा दिए जाएंगे। बजरंगी अहीर से कहते हैं कि वो हाथे में अपनी गाय भैंसा चरा लिया करेगा। इसके सिवा अभी सारा दूध लेकर उसे शहर जाना पड़ता है। उस दूध से हलवाई दही मलाई बनाता है और फायदा उठाता है। कारखाना खुल जाने से उसका दूध अलग बिकेगा, मलाई अलग, उपले घर बैठे बिक जाएंगे। ठाकुर दीन पान वाले की बिक्री चौगुनी हो जाएगी। खोचे वालों और ताड़ी वालों की आमदनी का तो कहना ही क्या। लड़कों के लिए मदरसा भी खुल जाएगा। इस तरह गांव वाले भी जमीन देने के लिए राजी हो जाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के आगे जॉन सेवक राष्ट्रीयता का स्वांग भरते हैं। जब एक बार असफल होते हैं तो दूसरी बार अपने गुमास्ता ताहिर अली के घर में घुसकर स्त्रियों पर गांव वालों द्वारा अत्याचार की जाने की कथा करते हैं। आदि झूठ, अंत झूठ। आज की सभ्यता का आधार यही झूठ का व्यापार है। इस सभ्यता में समाज के सभी उच्च वर्गों का स्वार्थ है। वहां गरीब की सुनवाई नहीं है। जिनके हाथ में न्याय है वे भी व्यापारी हैं। वे अपने भाई बंधुओं के विरुद्ध फैसला नहीं कर सकते। जॉन सेवक सूरदास को यथार्थ का बोध कराते हुए कहते हैं, अब व्यापार का राज्य है और जो इस राज्य को स्वीकार न करे उसके लिए तारों को निशाना मारने वाली तोपें हैं। नतीजा ये होता है कि सूरदास की जमीन उससे ले ली जाती है। कारखाना बनाना शुरू होता है और पांडेपुर की शांत बस्ती में मजदूरों के नए वर्ग की सृष्टि होती है। सूरदास इनके बारे में शिकायत करता है। वे सारी बस्ती में फैले हुए हैं और रोज ऊधम मचाते रहते हैं। हमारे मोहल्ले में किसी ने औरतों को नहीं छेड़ा था। न कभी इतनी चोरियां हुई, न कभी इतने धड़ल्ले से जुआ हुआ, न शराबियों का हुल्लड़ रहा। जब तक मजूर लोग यहाँ काम पर नहीं आ जाते, औरतें घरों से पानी भरने नहीं निकलती। रात को इतना हुल्लड़ होता है कि नींद नहीं आती। धीरे धीरे एक दिन वो आता है कि इस शिकायत की गुंजाइश ही नहीं रखी जाती। मजदूरों के लिए मकानों की जरूरत है। पांडेपुर के किसानों से उनके मकान खाली करा जाते हैं। कहाँ उन्हें मुनाफे का स्वप्न दिखाकर लुभाया गया था, कहाँ जॉन सेवक मकान खाली कराने का परवाना लिए पुलिस के साथ उनके सिर पर आ धमकते हैं।
लोग मकानों से निकलना नहीं चाहते। सरकारी मुआवजा उनके बाप दादों के बनाए घरों की कीमत से कहीं कम है और उस मुआवजे के रुपए का भी अभी कहीं ठिकाना नहीं। सिपाहियों ने मकानों में घुस घुस कर लोगों का सामान इधर उधर फेंकना शुरू किया, मानो दिन दहाड़े टांका पड़ रहा हो। और लोग तो मकान खाली कर देते हैं, लेकिन सूरदास अपनी झोपड़ी से अलग नहीं होता। जनता उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती है और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ती हैं, जिसमें कई आदमी शहीद हो जाते हैं। रात में जब सोफी वहां पहुंचती है, तब उसे बरसते पानी में रह रहकर दीवालों के धम धम गिरने की आवाज सुनाई देती है। और इस तरह पुरानी सभ्यता, पुराना रहन सहन और गांवों में रहने वाले किसानों के पुराने जीवन को भूमिसात करती हुई नए व्यापार की ये महाजनी सभ्यता हिंदुस्तान में अपना प्रसार करती है। जॉन सेवक ने झूठ नहीं कहा था, व्यवसाय कुछ नहीं है अगर नरहत्या नहीं है। आदि से अंत तक मनुष्य को पशु समझना और उनसे पशुवत व्यवहार करना इसका मूल सिद्धांत है। जो ये नहीं कर सकता वो सफल व्यवसायी नहीं हो सकता। जॉन सेवक के भाई बंद गोदान के चंद्र प्रकाश खन्ना हैं। उन्होंने शक्कर की मिल खोली है। तंबाकू ना सही, शक्कर सही, व्यवसाय व्यवसाय है और उसमें मनुष्यता की हत्या होना अवश्यंभावी है। आप नहीं जानते मिस्टर मेहता, खन्ना कहते हैं, मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी रिश्वतें ली हैं। किसानों की ऊख तोलने के लिए कैसे आदमी रखे, कैसे नकली बांट रखे और तब समाज में लखपति बने। बजट में शक्कर पर ड्यूटी लग गई। मालिकों ने देखा कि मजदूरों की मजूरी घटाने का अच्छा मौका है। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ था। बेकारी में आदमियों की कमी है नहीं, आधी मजूरी पर तमाम मजदूर मिल जाएंगे। तब मजूरी में कटती का ऐलान क्यों ना कर दिया जाए। गोदाम में इतना माल है कि 6 महीने तक ना खपे। उधर मजूरी में कमी का ऐलान हुआ, इधर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। नतीजा ये हुआ कि नए मजदूरों की भर्ती हुई और उनसे पुराने मजदूरों से लड़ाई हुई, जिसमें पुराने की हार हुई। खन्ना अपने को मजदूरों का नेता और प्रतिनिधि मानते थे। पिछले राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, 2 बार जेल तक हो आए थे। हमेशा वो मजदूरों की शिकायत सुनने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हित का विचार न करें। हिस्सेदारों को लंबे मुनाफे का लालच देकर हिस्से खरीदवाए गए थे। अगर उन्हें मुनाफा ना हुआ तो वे खन्ना को धोखेबाज समझेंगे। खन्ना खुद तनख्वाह कम लेते हैं, सिर्फ 1000 महीना। फिर डायरेक्टर और मजदूर का कोई मुकाबला है? डायरेक्टर बुद्धि से काम लेता है, मजदूर अपने हाथों से। मजदूर में भी बुद्धि होती तो समझते हैं, मजदूर में भी बुद्धि होती तो समझते कि मंदी के समय बेकारी बढ़ गई है और अब एक की जगह पौंद से भी संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन मेहता से उन्हें एक दूसरा ही तर्क सुनने को मिलता है। क्या आपका विचार है कि मजदूरों को इतनी मजूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजदूरों को कष्ट न होगा? आपके मजदूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट भी रह जाएं तो आपको कैं हो जाए। कपड़े जो वो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी न पोंछेंगे। खाना जो वो खाते हैं वो आपका कुत्ता भी ना खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। महाजनी सभ्यता ने इस नए वर्ग की सृष्टि की है। थोड़ी देर में खन्ना देखते हैं कि मिल में आग लग गई है। रंगभूमि में किसानों के मकान धमाधम पानी में गिर रहे थे। यहाँ ईंटें जल रही हैं, लोहे के गर्डर जल रहे थे और पिघली हुई शक्कर के परनाले चारों तरफ बह रहे थे। मिल के जलने से एक फायदा हुआ कि खन्ना और उनकी बीवी में समझौता हो गया। नए व्यवसाय ने इस वर्ग संघर्ष को जन्म दिया है। वर्ग संघर्ष का मूल कारण धन है और धन के लिए वर्ग के भीतर ही व्यक्तियों के बीच संघर्ष मचा हुआ है। वास्तव में वर्ग की सीमा बना बिगड़ा करती है और धन को देवता बनाकर पूजने की सभ्यता दोनों ही वर्गों के नसों में व्याप गई है। गोदान में गोबर शहर में मजूरी करने जाता है। पहले महीने मजूरी कर आधे पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लेता है, फिर खोंचा लगाता है। गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान खोलता है, जाड़े में चाय बेचता है। घर को एक भी पैसा नहीं भेजता और इक्के वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए देता है। महाजनी सभ्यता में उसने अपने लिए एक छोटा सा स्थान बना लिया है। समाज की व्यवस्था ही ऐसी है कि उसमें या तो महाजन बनो या कर्जदार। ईमानदार के लिए उसमें जगह नहीं। या तो यंत्र से सहयोग करो या उसकी अनिवार्य गति के नीचे पिसने के लिए तैयार हो जाओ। आज की सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था का ये एक रेखा चित्र है।
आगे हम देखेंगे कि प्रेमचंद ने प्रत्येक वर्ग का कैसा चित्रण किया है तथा वर्गों के संघर्ष तथा सामाजिक विकास का कैसा विवरण दिया है। हमारे समाज में नए वर्ग बन रहे हैं, पुराने मिट रहे हैं। इस निर्माण और ध्वंस में जो शक्ति प्रधानता काम कर रही है उसे हम महाजनी सभ्यता कह सकते हैं। शुक्रिया।